Good morning students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. So कैसे हो सब? I hope सब खुश हैं, सब हेल्दी हैं, ठीक है. और हेल्दी रहना ज़रूरी भी है एग्जाम के लिए, ठीक है. हेल्दी रहोगे तभी तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, है नहीं? ओके. सो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है अगेन आपके एग्जाम के लिए, उसी के लिए ये वीडियो डेडिकेट की जाती है, राइट. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लियर दिस थिंग्स दैट कल की वीडियो थोड़ी सी लेंथी गई थी क्योंकि कल की वीडियो में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है. और जो आज की वीडियो होगी वो ज़्यादा फोकस करेगी सिंपल वर्ड्स पे, ठीक है ना, सिंपल वर्ड्स के ऊपर. जैसे कि आज के टॉपिक्स देखो, पहले तो एक क्वेश्चन लेंगे और साथ में देखेंगे उस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है. इससे क्या होगा, इससे डेली मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, राइट. जो दूसरा टॉपिक है AI क्रिएशन AI भूमि, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा. एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आया तो सीधा पूछा जाएगा कि AI क्रिश और AI भूमि जो कि रिसेंटली सीन इन न्यूज क्या है, वो तो क्या है मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद देखेंगे हम विरूपाक्षा टेम्पल. विरूपाक्षा टेम्पल न्यूज में अभी रिसेंट में है, क्यों न्यूज में है वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है. और उसके बाद देखेंगे साइलेंस पीरियड. साइलेंस पीरियड क्या होता है, क्या क्लास में चुप होके बैठना साइलेंस पीरियड होता है या फिर साइलेंस पीरियड कुछ और होता है, ठीक है. सो ये भी क्लियर करूंगा मैं आपका डाउट. और लास्ट में देखते हैं हम एक लोकेशन बेस्ड. सो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सो ऑब्वियस सी बात है, लोकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो या तो वो पूछेंगे कि वो लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है. सो मैप के साथ समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से. ये सारे टॉपिक्स है 5 के 5 कवर करेंगे आज की क्लास को और जल्दी क्लास को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे. पहला क्वेश्चन क्लास का, क्वेश्चन के साथ ही व्हाट इज गोल्ड इन रिसेंटली सीन इन न्यूज, ऐसे ही वन वर्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. वन वर्ड आज की क्लास में जो भी आएगा ना, सीधा वन वर्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, जाके एग्जाम फोड़ दो, राइट. अब व्हाट इज गोल्ड इन रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या है, जो ये टर्म है ना, ये बेसिकली क्या है, ये एक एशियंट इरिगेशन टेक्निक है, या फिर ये एक फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग 2D मेटल है, या ये एक इन्वेजन वीड है, या फिर ये एक एस्टेरॉइड है. अब 10 सेकंड है, आंसर दीजिए. नहीं पता तो मुझे तो देना ही आंसर, राइट. क्विक. इतना मैं मार्कर सेलेक्ट करता हूं कि आज आपके लिए कौन से कलर का मार्कर रखना है. रेडी लेते हैं. सो कुछ सुना है इसके बारे में, गोल्डन क्या होता है क्या नहीं होता. चलो हिंट दे देता हूँ. बेसिकली ये कुछ चीज है जो गोल्ड से रिलेट करती है. गोल्ड होता है सोना, सोने से रिलेट करती है और स्वीडन में इसकी अभी रिसर्च हुई है, ठीक है. सो अगर ये गोल्ड से रिलेट करती है तो कोई भी एस्टेरॉइड गोल्ड तो हो नहीं सकता, ठीक है. एस्टेरॉइड का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंपल होता है, पत्थरी हैं. एस्टेरॉइड्स क्या है, पत्थरी हैं बेसिकली, राइट. अब इन्वेजन वीड, ठीक है. अब कौन सी वीड होगी जो गोल्ड होगी, बिल्कुल भी नहीं. सो दो तो आपने यहीं पे एलिमिनेट कर दिए, राइट. अब एशियन इरिगेशन टेक्निक, क्या गोल्डन एशियन इरिगेशन टेक्निक हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है कि भाई एशियन टेक्निक है या नहीं है, ये हो सकता है. बट आप गोल्ड को याद रखना कि गोल्ड बेसिकली क्या हो गया, गोल्ड एक मेटल हो गया है. और गोल्ड का क्या है कि गोल्ड यहां पे आ जाएगा, मेटल यहां से क्या हो गया, ये है फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग 2D मेटल हो जाता है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है. सो थोड़ा सा देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि बेसिकली हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट. अब आगे जाके देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है. सो इसके बारे में क्या याद रखना है आपको कि अभी रिसर्च हुई है स्वीडन के अंदर, और स्वीडन में रिसर्च होके स्वीडन वालों ने क्या किया कि पहली बार एक ऐसी इतनी ज्यादा थिन शीट बना दी है ना, जो एक एटम की थिकनेस है ना, इतनी ज्यादा थिन शीट बना दी है किसकी, गोल्ड की. सो ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट एवर फ्री स्टैंडिंग 2D मेटल की क्या बना दी है, शीट बना दी है. वो इतनी ज्यादा पतली शीट है, बिल्कुल ही पतली, ठीक है. अब इसकी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, तो एप्लीकेशन याद रखनी है आपको. और यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं आपको वैसे बता देता हूं कि इसको बनाया कैसे गया. सो बेसिकली क्या किया इन्होंने, सिलिकॉन को यूज किया, ठीक है. तो एक सिलिकॉन की लेयर ली, सिलिकॉन की लेयर को क्या कर दिया, सैंडविच करके, सैंडविच नहीं बनता जैसे कि बीच में चीज होती है ऊपर ब्रेड होता है, राइट. अब सिलिकॉन की लेयर को क्या कर दिया, सैंडविच कर दिया. और उसके ऊपर किसके बीच में सैंडविच किया है, टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड के बीच में उसको सैंडविच कर दिया. और फिर लेटर ऑन क्या किया, सिलिकॉन के जो एटम्स है उसको चेंज कर दिया गया गोल्ड के साथ. और यहां पे एक जापानीज टेक्निक यूज हुई है, एग्जाम में बेसिकली नहीं पूछेंगे बट बता दे रहा हूं कि यहां पे जापानीज टेक्निक यूज हुई है, ठीक है. अब ये क्या है याद रखना है, इसका नाम याद रखना है. और लास्ट में इसकी एप्लीकेशन देख लेना कि जो गोल्डन अभी बना है, ये जो थिन शीट अभी बनाई है किसने, स्वीडन की तरफ से बनाई गई है.
इसकी एप्लीकेशंस क्या है बेसिकली, सबसे पहले है हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन में यूज हो सकती है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हो सकती है, ये प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडिटेड केमिकल्स में यूज हो सकती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकती है, ऐसी ऐसी इसकी एप्लीकेशंस है, ठीक है। सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस टर्म्स को सीधा पूछा जाएगा कि ये टर्म रिसेंटली न्यूज में है और ये किससे रिलेट करती है। सो क्वेश्चन बनेंगे, यही दो क्वेश्चन बनेंगे, तीसरा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, राइट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि एआई कृषि और एआई भूमि कैसी है और ये किसान का भगवान कैसे बन गया। सो बेसिकली भगवान क्या होता है, भगवान होता है हमें प्रोटेक्ट करता है, भगवान हमें नेचुरल फिनोमिना से इशारे देता है कि बेसिकली क्या क्या वेदर में पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, ताकि अपने ह्यूमंस अपनी एक्टिविटी सुधार ले। वो अलग बात है कि हम नहीं सुधारते अपनी एक्टिविटीज, राइट। अब एआई कृषि और एआई भूमि कुछ नहीं है बल्कि ये एक एआई एंकर हैं, जी हाँ। सो जो एक चैनल है, स्टेट ओन चैनल है दूरदर्शन। सो दूरदर्शन का जो एक फ्लैगशिप चैनल है उसका नाम होता है किसान। सो दूरदर्शन का ही चैनल है, फ्लैगशिप चैनल है किसान। सो किसान चैनल पे पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के चैनल पे क्या होगा, एआई एंकर यूज होंगे और उनका एआई एंकर का नाम क्या लिखा हुआ है, एआई कृषि। कृषि से याद रख लेना, कृषि मतलब कि किसान, क्योंकि ये चैनल किसान से रिलेटेड है। भूमि, भूमि का मतलब होता है लैंड, तो ये लैंड से रिलेट कर रहा है। सो ऑब्वियस ही बात है अगर डीडी किसान चैनल पे होगा तो वो फार्मर्स के लिए ये चीज बनाई गई है। क्यों बनाई गई है और इसका बेनिफिट क्या होगा फार्मर्स को, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट इसको याद कैसे रखना है आपने, एआई कृषि। कृषि मतलब कि किसान, कृषि होता है ना, कृषि किसान हो गया, और भूमि का मतलब होता है धरती, धरती मतलब लैंड, लैंड पे ही नहीं वो कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे आपको याद रखना है। ये क्या है, क्वेश्चन सीधा आएगा कि बेसिकली रिसेंटली सीन इन यूज टर्म्स लाइक एआई कृषि और एआई भूमि क्या है। सो बेसिकली ये क्या है, ये एआई एंकर है। क्या है ये है एआई एंकर, दोनों के दोनों एआई एंकर है और इनका नाम ये रख दिया गया है, ठीक है। और ये पहला गवर्नमेंट का ऐसा चैनल बन गया जिन्होंने एआई एंकर्स को यूज किया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया ना, जो जैसे कि जो एंकर्स होते हैं ना, जो फिजिकल फॉर्म में एंकर्स होते हैं, जैसे मैन हो गए, वुमेन हो गए, उनकी छुट्टी कर दी और एआई एंकर है। अब ये जो एआई एंकर है, क्योंकि ये एक मशीन है, सो बेसिकली ये टेलीकास्ट देंगे 365 डेज, पूरा का पूरा 365 दिन ये टेलीकास्ट देंगे, 24/7 इनकी रिकॉर्डिंग चलेगी और ये अलग अलग 20 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई केरला में बैठा हुआ इंसान है, अगर वो भी डीडी दूरदर्शन चैनल का किसान चैनल देखेगा तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन पाएगा, ज्यादा समझ पाएगा और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं रहेगा। सो ये जो एंकर होगा ये 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस में बोल सकता है, रीजनल लैंग्वेजेस में, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये हेल्पफुल रहेगा फार्मर्स को कैसे। सो ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है ये कैसे हेल्पफुल रहेगा फार्मर को। ऑब्वियसली फार्मर जब लैंड में जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, सो ये जो एआई होंगे एंकर्स, ये फार्मर को डेली बेसिस पे अपडेट करेंगे वेदर्स की फोरकास्ट के बारे में कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट रहने वाला है। साथ ही के साथ ये उनको अपडेट करेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी गवर्नमेंट की नई नई स्कीम आई है, ताकि आप उस स्कीम का अच्छे से फायदा उठा सके, ठीक है। और वो स्कीम जो गवर्नमेंट की बनाई है वो घर घर में उसकी अच्छे से फायदा उठा सके, हर एक गवर्नमेंट स्कीम का, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। साथ ही के साथ में ये जो एआई एंकर की जो ये स्कीम है, ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन का हब, इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है ना, एक इंफॉर्मेशन का हब की तरह काम करेगा। किसके लिए, फार्मर्स के लिए। यही मैंने पीपीटी में वहां पे मेंशन किया है आपके लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ये जो गवर्नमेंट का प्लान है एआई एंकर्स को लेके आने वाला, ये काफी अच्छा प्लान है। और इसको अगर फार्मर्स को, काफी फार्मर्स को नहीं पता, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मे बी उन फार्मर्स को पता लग जाए कि डीडी किसान पे क्या होगा, ये एंकरिंग चालू होगी और ये बहुत ही ज्यादा क्या होगी, बेनिफिशियल होगी किनके लिए, फार्मर्स के लिए। हर एक चीज 24/7 आपके लिए वहां पे क्या की जाएगी, ब्रॉडकास्ट की जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर टीवी पे कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है, सो बेसिकली याद करो, अब चैनल के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है, सो यहां पे कौन सी मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑब्वियसली। और यही मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इस चैनल को लॉन्च करने के लिए, और ये चैनल लॉन्च हुआ था 2015 में। सो 2015 में दूरदर्शन का क्या है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 26 मई को ये चैनल क्या हुआ था। और ये डीडी किसान क्या है, ये एक स्टेट ओन चैनल है, जैसे कि मैंने बताया।
किसने फाउंड किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ठीक है। सो डीडी किसान, डीडी भूमि क्या है, समझ आ गया? सॉरी, एआई किसान और एआई भूमि क्या है? एक एआई एंकर हैं जो क्या करेंगे? ब्रॉडकास्टिंग करेंगे किस पे? डीडी किसान चैनल के ऊपर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे न्यूज बढ़ने से पहले देख लेते हैं बेसिकली एवरी डे इज योर डे। सो हर इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, मेरे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, तो हर इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं, बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा तो ये मंडे लकी डे होता है या फिर मेरा तो ट्यूसडे लकी डे होता है। सो बेसिकली मैं एक ये मिथ क्लियर करने वाला हूं कि बेसिकली एवरी डे इज योर डे, हर दिन बच्चा तुम्हारा दिन है। यू हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, हर दिन तुम्हारा दिन है, ठीक है ना। सो ये मत सोचो इस पर्टिकुलर डे पे ही हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या फिर इस पर्टिकुलर डे पे ही हम ये काम करेंगे। हर दिन तुम्हारा दिन है, हर दिन तुम्हारा अच्छा दिन है, ठीक है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। सो एवरी डे इज योर डे, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट टुमारो, एज अप टू यू, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं विरूपाक्षा टेम्पल पे। अब ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा है, ये जो करंट अफेयर है ना, ये एशियंट का करंट अफेयर है जो कि अभी रिसेंट में न्यूज में आया है। न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि बहुत ही भारी अच्छी बारिश हुई है। बारिश की वजह से क्या हुआ है, इस जो टेम्पल की कुछ ऐसी साइट्स हैं, टेम्पल के अंदर कुछ ऐसी, मतलब हम उसको मंडपास भी बोल सकते हैं, तो इस टेम्पल के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जो जहां जो क्या हो गया, वो कोलैप्स कर गई हैं। किसकी वजह से? भारी बारिश की वजह से। इसीलिए ये टेम्पल है न्यूज के अंदर, ठीक है। सो विरूपाक्षा टेम्पल है ये कहां पे? हम्पी में टेम्पल है। सो हम्पी में बहुत ही ऐसी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का उसको क्या दिया हुआ है? स्टेटस दिया हुआ है। सिमिलरली विरूपाक्षा टेम्पल को भी क्या मिला है? यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का क्या मिला हुआ है? स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। अब ये जो हम्पी में टेम्पल है, कहां पे है ये? हम्पी कर्नाटका के अंदर ये टेम्पल है, राइट। अब ये टेम्पल है किसका? न्यूज में तो सिर्फ इतना था कि बारिश की वजह से क्या हो गया, टेम्पल की कुछ ऐसी साइट्स है जो कोलैप्स कर गई है, राइट। अब ये टेम्पल न्यूज में था। अब ये टेम्पल कौन से डाइटी को क्या करता है? डेडिकेटेड है बेसिकली। सो ये विरूपाक्षा टेम्पल, लॉर्ड विरूपाक्षा एक लॉर्ड है, उनका नाम है विरूपाक्षा, या फिर उनको बोल सकते हैं लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो शिव के बारे में सब जानते हैं। सो ये टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, या फिर रीजनल गॉड उनके हैं जिनको वो मानते हैं, और उनके नाम उन्होंने दिए हुए हैं पंपापति। सो पंपापति इज अ मेल डाइटी, और जो यहाँ पे इसकी जो पंपा है, पंपा इज अ फीमेल डाइटी, ठीक है। सो पंपा फीमेल डाइटी है और पंपापति इज अ मेल डाइटी, या फिर विरूपाक्षा और या फिर लॉर्ड शिवा। सो ये टेम्पल इन सबको डेडिकेटेड है, ठीक है। अब ये टेम्पल तो बेसिकली बोला जाता है, इसकी मेरे लेफ्ट में आप देख पा रहे हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर टेम्पल है ये, ठीक है। अब ये टेम्पल बोला जाता है कि इसकी जो ओरिजिन है ना, वो टेम्पल की ओरिजिन हुई थी 7th सेंचुरी में, राइट। अब 7th सेंचुरी में बोला जाता है ओरिजिन हुई थी, बट लार्ज स्केल की ओरिजिन नहीं हुई थी, ठीक है। हो सकता है कि इसकी फाउंडेशन लीड की गई हो 7th सेंचुरी के आसपास, बट इस टेम्पल को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस मिली थी 14th सेंचुरी में, जो कि किसका पीरियड था? जो कि था विजयनगर अंपायर का पीरियड था। सो विजयनगर अंपायर के पीरियड में बहुत ही ज्यादा इस टेम्पल में अपडेशन की जाती है, इस टेम्पल को अच्छा खासा बनाया जाता है। और याद नहीं है तो मैं बता देता हूं कि जैसे कि नॉर्दर्न बेल्ट में जो टेम्पल्स बनते हैं, उन टेम्पल्स को बोला जाता है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। ऐसे ही जो कि टेम्पल साउथ में बनते हैं, उस टेम्पल्स का स्टाइल होता है द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल, ठीक है। सो इट इज प्राइमरी एन एग्जांपल ऑफ द द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल, क्योंकि ये टेम्पल कहां पे है? साउथ में, और साउथ में कहां पे है? कर्नाटका के अंदर ये टेम्पल है, राइट। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बता चुका हूं यहां पे। उसके बाद कुछ 1-2 पॉइंट्स और इसके बारे में याद रख लेते हैं। क्या इनके बारे में एडिशनल पॉइंट्स याद रखने हैं? अब अगर आप गूगल भी करोगे ना, या फिर आप कहीं पे भी देखोगे, सो बेसिकली किसी एक ऐसे पर्सनालिटी का नाम तो सामने नहीं आता जिन्होंने ये टेम्पल बनाया है, क्योंकि ऐसा है कि इस टेम्पल का एक साइड किसी रूलर ने बनाई है, दूसरी साइड किसी रूलर ने बनाई है। विजयनगर अंपायर में इसकी बहुत ही ज्यादा इसमें एक्सप्लोरेशन हुई थी, बहुत ही ज्यादा चीजें हैं जो विजयनगर अंपायर में बनाई गई है। बट फिर भी अगर इसमें से क्वेश्चन आया, वैसे तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर इसमें से क्वेश्चन आया कि इसकी फाउंडेशन कौन से अंपायर के टाइम पे ले डाउन की गई थी, तो विजयनगर अंपायर पे आपको क्या करना है? टिक करना है। सेकेंडली, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम आता है तो मैं आपको 3 नाम कहूंगा जो याद करके रखना। हालांकि इन तीनों ने ही ये पूरा एंटायर टेम्पल नहीं बनाया, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो इन्होंने वो बनाई है। सो पहला नाम जो आपको याद रखना है वो रखना है हरिहरा वन। सो हरिहरा वन एक रूलर थे, इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा नाम आपको याद रखना है लखन दनेशा। सो दूसरा नाम आपको याद रखना है लखन दरेशा। ये रूलर नहीं है, बट लखन दरेशा
एक वर्कर थे, किसके अंडर थे ये थे देवराया 2 के अंडर ये काम करने वाले थे, ठीक है। तो इन दो पर्सनैलिटीज के आपको नाम याद रखना है। तीसरा आपको नाम याद रखना है कृष्ण देवराया, ये नाम बहुत ही फेमस है अगर आपने एशियंट के कुछ भी पोर्शन पढ़े हो। साथ के साथ एशियंट की एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज लेके आई जाएगी एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि आपके एग्जाम्स में सीडीएस हो एनडीए हो पूछी जाती है। अब यहां पे है कृष्ण देवराया। सो ये कृष्ण देवराया है, इन्होंने भी कुछ कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करी थी, जैसे कि गोपुरामा। अब गोपुरामा क्या होता है? बेसिकली गोपुरामा होता है जो साउथ में टेंपल्स बनते हैं ना, वो टेंपल्स ऐसे बनते हैं, उन टेंपल्स की बिल्कुल एक बाउंड्री वॉल्स होती है, बीच में टेंपल होता है और यहाँ पे ऐसे पाथवे होता है, फिर टेंपल होता है, यहाँ पे वाटर रिजर्वेयर होता है, राइट। अब ये पूरे की पूरी बाउंड्री में एक गेटवे होता है जो मेन एंट्री गेट होता है, और जो मेन एंट्री गेट होता है ना उस गेट को बोला जाता है गोपुरम्मा। सो क्या कहा जाता है कि इस टेंपल का जो गोपुरम्मा है वो किसने बनाया था? कृष्णदेव राया ने। और इसी के साथ साथ उन्होंने बनाया था एक होल, इस टेंपल में एक होल बनाया था इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन। मेन श्राइन का मतलब होता है जहां पे मेन डाइटी की, मान लो कि ये टेंपल है, यहाँ पे मेन डाइटी की क्या है? इमेज है, या फिर मेन डाइटी यहाँ पे है, तो इसके सामने जो होल है वो भी किन्होंने बनाया? कृष्णदेव राया जी ने वो बनाया, ठीक है। ये इन्होंने क्यों बनाया था? ताकि लोगों को पता रहे कि ये जो टेन्योर था, ये जो टाइम था, ये इनके रूल का टाइम था, ठीक है। सो लोग, राजा उस टाइम पे यही करते थे कि बेसिकली जो आने वाली जनरेशन है उनको पता रहे कि भैया ये टाइप के राजा उस टाइम पे रहते थे और उन्होंने ये डेवलपमेंट्स किए अपने टाइम में, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी डायनेस्टीज हैं जैसे कि पल्लवास होगी, चालुकास होगी, चोलास होगी, ये भी बोले जाते हैं कि इन्होंने भी इस टेंपल में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि इस टेंपल के अंदर कितने ज्यादा रूलर्स ने, कितनी ज्यादा डायनेस्टीज ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। सो इनके बारे में हल्का हल्का याद रखना, हालांकि इनके बारे में एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाएगा, ठीक है। बट विरूपाक्षा टेंपल की लोकेशन वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। और साथ के साथ आपको याद रखना है क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो नॉर्दर्न, जो नॉर्थ में टेंपल्स हैं, हमारे यहाँ पे जो टेंपल्स हैं वो है नगारा टाइप ऑफ टेंपल्स। जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ टाइप में टेंपल्स हैं, उन टेंपल्स में क्या होता है? कोई भी बाउंड्री वॉल्स नहीं होती। अगर आप देखोगे तो टेंपल की कोई एक प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होती है कि भैया ये बाउंड्री वॉल मैंने बना दी, इसके बाहर है अलग चीज और इसके अंदर है टेंपल, ठीक है। सो कोई जनरली बाउंड्री वॉल नहीं देखी जाती नगारा टाइप ऑफ टेंपल्स में। कोई भी मेन एंट्री, कोई भी मेन गेट एंट्री नहीं होती कि भैया ये ही मेन गेट एंट्री है, यहीं से एंट्री होगी और कहीं से नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पे तो टेंपल्स में 3-3, 4-4 गेट्स भी होते हैं, राइट। अब पहले तो क्या होता था? एक ही शिखर यूज होता था, बट फिर लेटर मल्टीपल शिखर बनाने लगे। शिखर क्या है बताऊंगा, 2 मिनट के लिए शांति रखिए, ठीक है। अब जो द्रविड़ा टाइप ऑफ साउथ के टेंपल्स है ना, वहां पे बाउंड्री वॉल होती है और गोपुरम होता है जो कि मेन एंट्रेंस होती है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। इसी के साथ साथ ये 2 टेंपल आर्किटेक्चर तो है ही है, बट साथ में एक और जो टेंपल स्टाइल है उसका भी जिक्र होता है और उसका नाम है विसारा। सो ये जो विसारा टाइप का है ये कुछ नहीं बल्कि नगारा और द्रविडियन का एक मिक्सर है। दोनों को अगर मिक्स करके कोई टेंपल को बनाया जाए, ये एक थोड़ी सी मॉडर्न टेक्निक है और उसको बोला जाता है विसारा, ठीक है। सो आई होप ये तीनों टाइप ऑफ स्टाइल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब ये हैं टेंपल जो आपको दिखेंगे नॉर्थ की तरफ, और ये टेंपल जनरली आपको दिखेंगे साउथ की तरफ, ठीक है। क्योंकि जो उस टाइम के आर्किटेक्ट्स थे तो उन्होंने दोनों के दोनों टेंपल्स को अलग अलग टाइप से क्या किया हुआ है? डिजाइन किया हुआ है, अलग अलग टाइप से स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? ऑब्वियसली ये आपके एशियंट का टॉपिक है, राइट। सो हमारा मेन मकसद है करंट पे फोकस करना, ठीक है। सो ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बट मेन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये जो टेंपल है, इसके जो ये अलग अलग आप देखते हो ना, इनको बोलते हैं मंडपास, ठीक है। टेंपल के बाहर जो अलग अलग माउंट्स होते हैं उनको बोलते हैं मंडपास। सो नॉर्दर्न बेल्ट में मल्टीपल मंडपास आपको देखे जाते हैं। अब ये जो मेन डाइटी जहां पे बैठती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। जो मेन डाइटी जहां पे होती है उनको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। और गर्भगृह पे जाने से पहले ऐसे एक इतना माउंट होता है ऊपर चढ़ने वाला, उसको हम बोलते हैं प्लिंथ, ठीक है। ऐसे ही जो सबसे टॉप वाली चीज होती है इसको बोला जाता है शिखर। ये जो पूरा माउंट है इसको शिखर बोला जाता है और इसको अमलका बोला जाता है, ठीक है। सो इस टाइप का होता है नगारा स्टाइल। बट वहीं हम देखेंगे जब साउथ के बारे में टेंपल्स में, तो साउथ में ये एक ही शिखर होता है। जनरली मल्टीपल मंडपास देखे जाते हैं यहाँ पे भी, बट आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी गर्भगृह है, बट ये आप देख पा रहे हो कि ये देखो यहाँ पे है गोपुरम्मा। ये पूरी एक बाउंड्री वॉल होती है, पूरा ऐसा स्क्वायर में लगा लो, पूरी एक बाउंड्री वॉल होती है। यहाँ पे लगा लो आप टेंपल है, और यहाँ पे क्या होता है? एक गोपुरम्मा होता है जो कि मेन एंट्री गेट होता है, जो कि आपको नॉर्थ बेल्ट में नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये टॉपिक होता है हमारा खत्म, और हम चल गए हैं अपने तीसरे टॉपिक पे कि बेसिकली साइलेंट पीरियड क्या होता है। सो ये साइलेंट
चुप रहने वाला ही है, बट किसको चुप रहना है इस साइलेंट पीरियड में? पॉलिटिकल पार्टीज को चुप रहना है। सो बेसिकली ये साइलेंट पीरियड एक्टिवेट होता है 48 आवर्स बिफोर इलेक्शंस है। एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, 25 मई को हरियाणा में इलेक्शन थे, ठीक है। सो 25 मई को हरियाणा में इलेक्शन थे, उस 25 मई से 48 आवर्स पहले डेडिकेटेडली पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया जाता है दैट यू आर नॉट अलाउड टू कैंपेन। अब आप कैंपेन नहीं कर सकते। अब जो भी आप कैंपेन कर चुके, आपको पूरा टाइम दिया था, आपके पास पूरा टाइम था, अप्रैल था पूरा कैंपेन करने के लिए, आधा मई था कैंपेन करने के लिए, बट जिस दिन इलेक्शन होना है उससे 48 आवर्स पहले एक साइलेंट पीरियड है जो कि पब्लिश ऐसे कर दिया जाता है, और उस टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन नहीं कर देती कि भैया हमें वोट दो, हमें वोट दो, ठीक है। सो ये 48 आवर्स हैं किसी भी सिटीजन के पास कि वो सोच लें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले अपने टेन्योर में क्या किया है और वो आने वाले टेन्योर में किसको वोट देना चाहते हैं या किसको वोट देना नहीं चाहते, ठीक है। सो साइलेंट पीरियड में क्या होता है, बेसिकली ये किया जाता है स्टेट वे लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, ये पीरियड 48 आवर्स पहले स्टार्ट हो जाता है वोटिंग डे से, और पोलिंग के बाद क्या हो जाता है, ये एंड होता है, और इन बिटवीन दिस पीरियड देयर इज अ बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपेन। सो पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर सकते, ये बैन हो जाता है, ठीक है। सो इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये जो साइलेंट पीरियड है, ये टर्म ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होती है, ना ही ये टर्म किसी एक्ट में यूज होती है, ये टर्म एक अनऑफिशियल टर्म है। बट साइलेंट पीरियड तो टर्म यूज नहीं होती, बट अगर हम किसी सेक्शन की या किसी एक्ट की बात करें, सो इलेक्शंस के टाइम में कुछ ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस देने के लिए कुछ सेक्शंस है, सेक्शन 126 126 ए 126 बी। सो सेक्शन 126 किससे डील करता है कि इलेक्शंस के टाइम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ये सब इसमें मेंशन है। ये है रोपा एक्ट, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला ये एक्ट है, ठीक है। सो इसको याद रखना। अब अगर इतनी बात हो ही रही है इलेक्शन से रिलेटेड, सो साइलेंट पीरियड याद रखना क्या होता है। साइलेंट पीरियड पेपर में पूछा गया तो सिंपल सीधा वन वर्ड पूछा जाएगा, राइट। अब अगर इसके बारे में इतना पढ़ ही लिया, सो देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, और अभी तो इलेक्शंस हुए भी हैं। सो मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन ना स्टार मार्क लगवा लो, मेरे से 5 लगवा लो चाहे यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि जनवरी से लेके अब तक जितना ये न्यूज में रहा है ना, इतना कोई टॉपिक न्यूज में नहीं रहा, और अभी जनरल इलेक्शन है भी इंडिया में। तो याद रखना इस बॉडी के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI आर्टिकल 324 कौन से पार्ट में है, ये पार्ट 15th में है। कौन से पार्ट में है, पार्ट 15th में ये है। अब बॉडी के बारे में मैं थोड़ी सा बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी बनती है 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। उसी साल हमने अपना संविधान भी लिया था, ठीक है। कब लिया था, 26 जनवरी में, ठीक है। अब ये बॉडी बनती है 25 जनवरी 1950 में। ये बॉडी जब बनी थी तो ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब इस बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता था, जो ही टॉप पे होता था, वो होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये बॉडी 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी रही है, बट 1989 के बाद इस बॉडी को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, फिर बीच में दोबारा सिंगल बॉडी बना दिया गया। बट आज के टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नीचे 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर 2, ठीक है। सो ये 3 मेंबर बॉडी है। अब जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था, उसी दिन को बोला जाता है वोटर्स डे भी, इसी दिन को बोला जाता है नेशनल वोटर्स डे। और अगर आर्टिकल की बात की जाए, सो 324 आर्टिकल रिलेट्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट आर्टिकल 326 रिलेट्स टू द वोटर्स राइट। सो आर्टिकल 326 रिलेट टू द राइट टू वोट, कि सबको राइट है वोट देने की, एंड राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। याद रखना, राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट, ओके। क्योंकि ये राइट हमें मिल रही है एक आर्टिकल की वजह से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। अब सुकुमार सेन थे जो पहले इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, जब पहली बार 1950 में हुआ था। सो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होते सुकुमार सेन। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है, हाँ उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है। अब मैं ये देखो, ये पहले से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, बेसिकली ये सिंगल मेंबर बॉडी होता था 1989 से पहले, फिर मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा उसके क्वालिफिकेशंस को लेके और उसके टेन्योर को लेके कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि
टेन्योर के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर कितना है? सो बेसिकली ऑफिशियली किसी हमारे इंडिया के संविधान में ऑफिशियली ये मेंशन नहीं है कि टेन्योर और क्वालिफिकेशन क्या होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, बट फिर भी कंसीडर किया जाता है 6 साल या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो जाएं, ठीक है। अब इसी के साथ जो सैलरी और रिमूवल है, अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी देखनी हो या फिर देखना हो कि अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना काम अच्छे से नहीं करा, उसको रिमूव करना हो, सो ये दोनों के दोनों काम सेम उसी तरीके से किए जाते हैं जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। सो जितनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की होगी, उतनी ही सैलरी किसी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा, सेम वैसे रिमूव किया जाएगा किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और ये कैसे किया जाता है? स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। सो बहुत टाइप की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये बहुत एक अलग ही टॉपिक है, इसको किसी और दिन करेंगे। और आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राइट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखें, सो पेरियार रिवर आ चुका है हमारे पास। पेरियार रिवर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द केरला रिवर। केरला की ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, किसकी? केरला की, और ये केरला का हार्ट और सोल है, ठीक है ना। अब पेरियार रिवर न्यूज में इसलिए आई थी क्योंकि पेरियार रिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा फिशेज है, उनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए न्यूज में थी। अब फिश की डेथ हो गई, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट पूछ सकते हैं पेरियार रिवर के बारे में। सो सबसे पहली बात याद रखना, पेरियार रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। ये एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर का मतलब होता है वो रिवर जो 24 तो क्या बोलूं मैं, पूरे साल जो रिवर चलती रहती है, ठीक है। ये सीजनल रिवर नहीं है, ये पेरिनियल रिवर है। कहाँ की? लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। सेकंड, इसकी ओरिजिन कहां से होती है? क्योंकि ये केरला में है, सो केरला के वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है। वेस्टर्न घाट के अंदर कहां से? शिवगिरी हिल्स के अंदर से इसकी क्या होती है? ओरिजिन होगी। अब जब इसकी वहां पे ओरिजिन होगी तो ये फ्लो करते हुए कहां से फ्लो करती है? पेरियार टाइगर रिजर्व से निकलती है और पेरियार लेक में, जो कि मैन मेड रिजर्व एरिया, वहां पे पहुंच जाती है। और ड्रेनेज कहां पे होगी इसकी? अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में नहीं। पेरियार रिवर ड्रेनेज कहां में करता है अपना पानी? बेसिकली एट एंड कहां पे गिराता है? अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में नहीं, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, ये हम कर चुके हैं। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो ये कि पेरियार रिवर के ऊपर कौन से 2 इंपॉर्टेंट डैम है। सो पहला है इकुडी डैम, इडुकी। सो पहला जो डैम है वो है इडुकी डैम, जो दूसरा डैम है वो है मुला पेरियार डैम, ठीक है। सो इसको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ही याद रखना इसके बारे में बहुत है। और जो लास्ट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके बाद कर देते हैं क्लास को वाइंड अप, वो है पपुआ न्यू गिनिया। सो पपुआ न्यू गिनिया ये न्यूज में था अभी रिसेंट में। न्यूज में क्यों था? क्योंकि दिस कंट्री इज हिट बाय अ मैसिव लैंडस्लाइड। अब इसमें मैसिव लैंडस्लाइड आई है। इसमें लैंडस्लाइड क्या होती है, मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा मोस्ट प्रोबेबली आने वाले मंडे से। लैंडस्लाइड क्या होती है, सब कुछ अलग अलग चीजें पढ़ेंगे हम उसमें बिल्कुल ही डिटेल से, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या आई थी? लैंडस्लाइड आई थी। अब लैंडस्लाइड आई, ठीक है भैया, आगे कहां पे आई? पपुआ न्यू गिनिया में आई है। अब पपुआ न्यू गिनिया हाईलाइट हो जाता है एज अ कंट्री, और कंट्री की लोकेशन से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं लास्ट में इसके बारे में भी कि इसकी जो कैपिटल है ये कहां पे है? पोर्ट मोरिस्बी। इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरिस्बी, इसको याद रखना। अब ये सिचुएट कहां पे करता है? अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। मैंने आपको परसों की क्लास में बताया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है। अलग अलग आइलैंड जहां पे वोल्केनो निकलती है, उनका एक उनकी एक ऐसे फॉर्मेशन हो रखी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहीं पे ये कंट्री लोकेटेड है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। आप देख पा रहे हो इसकी लोकेशन, नीचे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको दिख जाएगी, यहाँ पे इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये पपुआ न्यू गिनिया। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे सोलोमन सी है, पैसिफिक ओशियन है, सोलोमन आइलैंड है। सो इसकी लोकेशन है ऐसी, दिमाग में याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, सोलोमन आइलैंड इस तरफ हो गया, यहाँ पे हो गया, इंडोनेशिया के इस तरफ है ये, तो ये इसकी लोकेशन है। इसमें इस जो पपुआ न्यू गिनी है इसकी जो मेजर रिवर है वो है सिपिक इसकी लार्जेस्ट रिवर है। उसके बाद फ्लाई रिवर है, रामू रिवर है। ये इसकी रिवर बहुत आसान है पपुआ न्यू गिनी की, फ्लाई उड़ता फिरूं, राइट, फ्लाई रिवर हो गया और रामू रिवर हो गया, सेपेक हो गया। हाईएस्ट जो माउंटेन है इसका, हाईएस्ट माउंटेन है माउंटेन विल्हम, ठीक है। और इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 16 सितंबर 1975 से इसको क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस मिली थी। इसी के साथ हो जाता है आज का टॉपिक खत्म। सो आई होप आपको समझ आया हो। अब आज का जो क्वेश्चन आपके लिए है वो ये कि एआई कृषि और एआई भूमि जो टर्म्स हैं ये न्यूज में आई हैं अभी, ये क्या है? मेरे को लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में कि एआई कृषि और एआई भूमि इज इक्वल्स टू क्या है वो बेसिकली, ठीक है। अब ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।
तैयारी करते रहिए, ठीक है। डेडिकेटेड कोर्स रिलेटेड टू एनसीईआरटी वो भी आएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम में काफी दिन पड़े हैं, सो बेसिकली अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे सो बर्डन आपको फील नहीं होगा, ठीक है। और जिन जिन बच्चों के आज सीयूईटी हैं, क्योंकि आज ये मेरे ख्याल से लास्ट स्लॉट है 29 मई, ठीक है, उनको ऑल द वेरी बेस्ट जिनकी शिफ्ट्स हैं। अब अगर वो वीडियो ये देखें वापस आकर तो जरूर बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है। तब तक बाय बाय, गुड बाय। कल मिलेंगे दोबारा किसी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और एक और अनाउंसमेंट, कल हम करेंगे 1 से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अब तक तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते थे ना, कल हम करेंगे 1 से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन हम साथ के साथ सोल्व कर लेंगे ना, सो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हीट वेव से बचो, बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।